नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट नामकरण यूनिट का नाम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट के रूप में परिभाषित किया गया क्योंकि इसका सामान्य सूत्र CnH2ON यानी कि कार्बन का हाइड्रेट के रूप में होता है। इस कारण से इसे कार्बन के हाइड्रेट के रूप में परिभाषित किया गया है। परंतु हम जानते हैं कि सामान्य सूत्र CnH2ON के कुछ यौगिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड का CH3COOH, और यदि कार्बन के हाइड्रेट के रूप में से हम दर्शाएं तो इसको दर्शाया जा सकता है C2H2O होल ट्वाइस। इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड को भी, जिसमें एक कार्बन है, उसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में दर्शाना है C1H2O होल 1। कुछ कार्बोहाइड्रेट ज्ञात है जिनका सामान्य सूत्र CnH2ON यानी कि कार्बन के हाइड्रेट के रूप में नहीं होता, जैसे सुक्रोज का यदि हम देखें C12H2O11। C12H2O12 नहीं है, इसकी जगह पर C12H2O11 है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। परिभाषा क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे सबसे सरलतम यदि हम देखें कार्बोहाइड्रेट तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इनका नामकरण यदि हम देखें तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। इनके नाम के अंत में ओस लगाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बोहाइड्रेट एल्डोज कहलाते हैं। इसी प्रकार कीटोनिक क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो कीटोज कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज एक एल्डोज है जबकि फ्रक्टोज एक कीटोज है। कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज इत्यादि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट, टेट्रोज यानी कि 4 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट, पेंटोज यानी कि 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज यानी 6 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हेप्टोज यानी कि 7 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक ट्रायोज है। इनका वर्गीकरण स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा तथा अशर्करा में वर्गीकृत किया जाता है। स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते अशर्करा कहलाते हैं। शर्करा के जलपघटन से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड तथा ओलिगोसैकराइड में वर्गीकृत किए जाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलपघटन नहीं किया जा सकता मोनोसैकराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यदि कार्बोहाइड्रेट के जलपघटन से मोनोसैकराइड की इकाइयाँ 2 प्राप्त होती है तो इसे डाइसैकराइड कहा जाता है, जैसे माल्टोज के जलपघटन द्वारा 2 ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होती है। लैक्टोज के जलपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। सुक्रोज के जलपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलपघटन द्वारा 3 से 10 की संख्या में मोनोसैकराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है ओलिगोसैकराइड कहलाते हैं, जैसे रैफिनोज का जब जलपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। अशर्करा स्वाद में मीठे नहीं होते, ये पॉलीसैकराइड भी कहलाते हैं क्योंकि इनके जलपघटन से असंख्य मोनोसैकराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। जैसे स्टार्च का जलपघटन किया जाता है तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। सेल्यूलोज का जब जलपघटन किया जाता है तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। अपचायक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को अपचायक तथा अनअपचायक शर्करा के रूप में, रिड्यूसिंग तथा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। अपचायक शर्कराएं, रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट के अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन अथवा फैलिंग सॉल्यूशन से कराने पर ये अभिकर्मक अपचयित हो जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अपचायक शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया के दौरान टोलिन अभिकर्मक का अपचयन होता है, अर्थात A+Ag में अपचयित हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है। सभी मोनोसैकराइड अपचायक शर्कराएं होती है। अनपचायक शर्कराएं वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलिन अभिकर्मक फैलन विलियन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का अपचयन नहीं करते अनपचायक शर्करा कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि अनपचायक शर्करा यानी कि पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं इन जनरल नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में क्लासीफाई किए जाते हैं। मोनोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलपघटन नहीं किया जा सकता मोनोसैकराइड कहलाते हैं। मोनोसैकराइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या स्वाद में मीठे होते हैं। सबसे पहले हम मोनोसैकराइड में ग्लूकोज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह, 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह तथा एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। फॉर्मूला दे रखा है, CHO एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHOH यानी कि 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज एक असममित अणु है जिसमें 4 किरल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। प्रकृति में इसका पाया जाने वाला प्रकाशिक समावयवी दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, अर्थात इसका जलीय विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित कर देता है। तो ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, इस कारण से इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, विवृत संरचना, अपचयन। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फेवर के अंदर कितने एविडेंस हमारे पास हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपचयन की बात करें। ग्लूकोज का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनी करने पर सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है, जिसका लाल फॉस्फोरस तथा HI की उपस्थिति अपचयन करने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। ग्लूकोज का निकल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है, यानी कि 6 कार्बन चेन है जिसके अंदर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक टर्मिनल जो कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और बाकी की 4 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसका रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब फर्दर रिडक्शन किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है, 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया जो है ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला को इंगित करती है। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर ऑक्सिजन प्राप्त होता है जो कि कार्बोनल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसी प्रकार ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। तो पहली रिएक्शन जो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराई जाती है तो ऑक्सिजन का निर्माण होता है। दूसरी में HCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन का बनना, ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या अपन कहें कि कार्बोनिल ग्रुप जो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक ब्रोमीन जल से कराने पर, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक इसी प्रकार ग्लूकोज की अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 से कराने पर सैकरिक अम्ल का बनना प्राप्त होता है जो ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह को दर्शाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं देन आप ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है जो कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप को इंडिकेट करता है। सेकंड, यदि HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो सैकरिक एसिड का निर्माण होता है जो ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर जो एक टर्मिनल कार्बन है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, जबकि दूसरा जो टर्मिनल कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, यानी कि एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला यहाँ पर उपस्थित है। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओसाजोन का निर्माण, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रिजीन से कराने पर फेनिल हाइड्रोजोन का निर्माण होता है।
ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिलहाइड्रोजीन से कराने पर एक नारंगी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे ओसाजोन कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज के 1 मोल 3 मोल ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज 3 मोल अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्स रिएक्शन करता है फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में। तो यह अभिक्रिया जो है ग्लूकोज के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो ओसाजोन का निर्माण यहाँ पर होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति होता है, ऑक्सिजन का निर्माण तथा साइनोहाइड्रिन का निर्माण ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दर्शाता है, परंतु विवृत संरचना द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसमें पहला है ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई युगा उत्पाद का निर्माण नहीं करता, जबकि कार्बोनिल यौगिक जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में युगा उत्पाद देते हैं, एडक्ट का निर्माण करते हैं, जबकि ग्लूकोज एडक्ट का निर्माण सोडियम बाइसल्फाइड के साथ नहीं करता। ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं दर्शाता, जबकि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं। दो भिन्न माध्यम में ग्लूकोज के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त क्रिस्टल भिन्न भिन्न गलनांक दर्शाते हैं। अगर ग्लूकोज जैसे कि हम देखेंगे ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण जल तथा मेथनॉल में करवाने पर क्रिस्टल का गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, जबकि ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण यदि पिरिडीन से करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उनका गलनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। अब दो भिन्न भिन्न गलनांकों वाले यौगिकों का पाया जाना ये दर्शा रहा है कि ग्लूकोज में 2 प्रकार के समावयवी है, जिन्हें अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज के इन समावयवियों की व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन यदि मेथनॉल और वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह यदि पिरिडीन के प्रेजेंस में क्रिस्टलाइजेशन ग्लूकोज का कराया जाए तो बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसका गलनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 2 अलग अलग गलनांक के यौगिकों का क्रिस्टलाइजेशन होना ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर समावयवी रूप पाए जाते हैं। 2 समावयवियों के रूप में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, जिसकी व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर की सहायता से हम नहीं कर सकते। अल्फा डी यहाँ पे जब बीच में लिखा है तो यहाँ पे स्मॉल डी लिख दिया है, तो स्मॉल डी नहीं होकर कैपिटल डी होगा, जो कि अभिविन्यास को डिनोट करता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या अपेक्षिक विन्यास जो होता है उसको इंडिकेट करता है। स्मॉल डी नहीं होकर अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज का ताज़ा जलीय विलयन 112 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है। समय के साथ ये स्पेसिफिक रोटेशन का मान घटता है तथा यह घटकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह बीटा कैपिटल डी ग्लूकोज का ताज़ा विलयन यदि बनाया जाए तो ये 19 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है। यह स्पेसिफिक रोटेशन समय के साथ बढ़कर 52 डिग्री हो जाता है। समय के साथ विशिष्ट घूर्णन के मान में स्पेसिफिक रोटेशन के मान में परिवर्तन म्यूटा रोटेशन कहलाता है, जिसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी कहा जाता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की हम बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री का आता है। यदि अल्फा डी ग्लूकोज का ताज़ा विलयन बनाया जाए, उसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया जाए तो 112 डिग्री आता है। जबकि बीटा डी ग्लूकोज का यदि ताज़ा विलयन बनाया जाए, उसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया जाए तो वो 19 डिग्री यानी कि 19 डिग्री आता है। ये 19 डिग्री बढ़कर 52 डिग्री के ऊपर कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री इनिशियली प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे समय के साथ में घटकर 52 डिग्री के ऊपर स्थिर हो जाता है। यहाँ पर ये जो 52 डिग्री है ये अल्फा व बीटा डी ग्लूकोज का साम्य मिश्रण है। यहाँ पर साम्य मिश्रण यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज कंटिन्यूसली बीटा डी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और बीटा डी ग्लूकोज जो है कंटिन्यूसली जलीय विलयन के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। और एक टाइम आता है जहाँ पर दोनों के इंटर कन्वर्जन की जो दर है वो बराबर हो जाती है और हमें एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। और इस साम्य मिश्रण का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 52 डिग्री प्राप्त होता है। म्यूटा रोटेशन की व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू आप नहीं कर सकते। उपरोक्त गुणों की व्याख्या करने हेतु ग्लूकोज की चक्रीय संरचना प्रस्तावित की गई, जिसमें ग्लूकोज में अंतर आणविक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप हेमी एसिटेल का निर्माण होता है। हेमी एसिटेल के निर्माण के दौरान कार्बोनिल कार्बन किरैल कार्बन में परिवर्तित
हो जाता है। अतः एक नया किरल केंद्र उत्पन्न होता है। इस अवस्था में दो समावयवी प्राप्त होते हैं। पहले समावयवी में हाइड्रोक्सिल समूह दक्षिण दिशा में पाया जाता है, राइट हैंड साइड पे पाया जाता है, जबकि दूसरे समावयवी में C1 से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पाया जाता है। अगर आपका हाइड्रोक्सिल समूह राइट हैंड साइड के अंदर है तो इसे अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज कहा जाएगा, और यदि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे बीटा कैपिटल डी ग्लूकोज कहा जाएगा। अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज तथा बीटा कैपिटल डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर हैं, जो कि C1 कार्बन यानी कि फर्स्ट नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास द्वारा एक दूसरे से विभेदित किए जाते हैं। अतः C1 कार्बन एनोमरिक कार्बन कहलाता है और अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज को एनोमरिक कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन शो करी है जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जो 5th कार्बन है, जो कि लास्ट कायरल कार्बन है, ये कार्बन क्यों इसका हाइड्रोक्सिल समूह जो है अपने ऑक्सीजन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ पर एक हेमी एसिटल बनता है, जिसके अंदर अब क्योंकि जब कभी भी एक नया कायरल सेंटर डेवलप होता है तो दो समावयवियों के निर्माण के रूप में उत्पन्न होता है। एक के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर है तो दूसरे के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, और दोनों ही जो है वो एक दूसरे के एनोमर है। C1 जो है एनोमरिक कार्बन कहलाता है क्योंकि इसी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह का विन्यास अभिविदित है दोनों ही आइसोमर्स के अंदर। बाकी सभी अभिविन्यास जो कार्बन है C1, C2, C3, C4, इन सभी के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह या अपन कहें कि समूहों का जो अभिविन्यास है वो सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है। ग्लूकोज में 6 सदस्यीय वलय पाई जाती है। इस वलय में 5 कार्बन तथा 1 ऑक्सीजन उपस्थित होता है। 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 1 ऑक्सीजन। इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 5 कार्बन है तथा 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ये कहलाता है। बाकी की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।